तो यार मार्वल का फेज 4 खत्म हो चुका है और आप सबको तो पता ही है कि मार्वल का फेज 4 मार्वल फैंस के लिए उतना खास नहीं रहा, लेकिन इसी के साथ फेज 4 में कई सारे नए नए डिफरेंट वेपन्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो आज के इस वीडियो में मार्वल के फेज 4 में दिखाए गए जितने भी नए वेपन्स हैं उन सब में से टॉप 10 वेपन्स को रैंक करने वाले हैं। और मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं कि इस वीडियो में हम म्योल्निर और स्टॉर्मब्रेकर जैसे वेपन्स के बारे में बात नहीं करने वाले, बल्कि हम सिर्फ उन वेपन्स के बारे में बात करेंगे जिन वेपन्स को फेज 4 में ही इंट्रोड्यूस करवाया गया है। तो नंबर 10 में है आर्थर हैरो का क्रोकोडाइल स्टिक। और अगर आप भूल गए हैं तो यह क्रोकोडाइल हेड वाला स्टिक हमने मून नाइट सीरीज में देखा था आर्थर हैरो के पास। इस वेपन के बारे में उतना कुछ दिखाया तो नहीं गया, लेकिन आप इसकी पावर्स का अंदाजा सिर्फ इससे लगा सकते हैं कि स्टिक किसी भी इंसान के सोल्स को जज कर सकती है और अगर वो इंसान बुरा हुआ तो इंस्टेंट उसकी डेथ हो जाती है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि स्टिक का हेड क्रोकोडाइल के शेप में क्यों है, तो ये स्टिक इजिप्शियन गॉड एमिट की पावर्स को हार्नेस करती है, जिसे हमने मून नाइट सीरीज में देखा भी था एक क्रोकोडाइल के फॉर्म में, और इसलिए इस स्टिक का हेड एक क्रोकोडाइल के शेप में है। नंबर 9 में है कमाला का बैंगल, जिसे हमने मिस मार्वल सीरीज में देखा था। तो अगर बात करें इस बैंगल के पावर्स के बारे में, तो हमने शो में देखा ही था कि इस बैंगल की हेल्प से कमाला कई सारे कंस्ट्रक्ट फॉर्म कर रही थी और उन्हीं कंस्ट्रक्ट्स की हेल्प से वो हवा में चल पा रही थी, शील्ड्स क्रिएट कर पा रही थी। और इसी शो के एंड में हमने देखा भी था कि इसी बैंगल ने कमाला के म्यूटेशन वाली पावर्स को एक्टिवेट किया था। और इस शो के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने इसके एक और पावर के बारे में जाना कि इस बैंगल की हेल्प से टेलीपोर्टेशन किया जा सकता है। तो अगर बात करें कॉमिक बुक की, तो कॉमिक्स में कमाला के बैंगल के जैसे दो बैंड्स हैं, एक तो क्वांटम बैंड्स है और एक मेगा बैंड्स है, लेकिन इन दोनों बैंड्स की पावर्स अलग अलग है। जहां पे क्वांटम बैंड्स की हेल्प से कंस्ट्रक्ट फॉर्म कर सकते हैं, वहीं मेगा बैंड्स की हेल्प से टेलीपोर्टेशन किया जा सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कमाला का जो बैंगल है उसमें क्वांटम बैंड्स और मेगा बैंड्स दोनों की पावर्स को मर्ज कर दिया गया है, क्योंकि हमने शो में देखा ही था कि कमाला की बैंगल से वो कंस्ट्रक्ट भी फॉर्म कर पा रही थी और टेलीपोर्टेशन भी कर पा रही थी। बाय द वे, इस बैंगल के बारे में हमें उतना कुछ बताया तो नहीं गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कमाला का ये बैंगल कहीं ना कहीं कैंग द कॉन्करर से कनेक्टेड हो सकता है। और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ, शो में हमें ये हिंट दिया गया था कि ये बैंगल शांग-ची के 10 रिंग से कनेक्टेड है। और एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया के ट्रेलर देखने के बाद हमें ये बात बहुत हद तक समझ में आ गई है कि शांग-ची के 10 रिंग्स कैंग द कॉन्करर से कनेक्टेड है। तो इनडायरेक्टली कमाला का बैंगल भी कैंग द कॉन्करर से कनेक्टेड हो सकता है, लेकिन ये बस एक थ्योरी है। तो हो सकता है कि द मार्वल्स मूवी में हमें इस बैंगल के बारे में और अच्छे से बताया जाए। नंबर 8 में है वाटर ग्रेनेड, जिसे हमने ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर मूवी में देखा था टैलोकन्स को यूज करते हुए। और इन ग्रेनेड्स को टैलोकन में ही बनाया जाता है और इसलिए ये ग्रेनेड सिर्फ टैलोकन्स के ही पास हैं। मूवी में हमने देखा था कि वकांडा में जो बाढ़ आया था वो इन्हीं वाटर बॉम्ब्स की वजह से आया था। यहाँ तक कि वकांडा की क्वीन रेमोंडा की डेथ भी इसी ग्रेनेड्स की वजह से ही हुई थी। हालांकि इन ग्रेनेड्स में सिर्फ पानी होते हैं और इसलिए इससे उतना खतरा तो नहीं, लेकिन अगर इन ग्रेनेड्स को ज्यादा क्वांटिटी में यूज किया जाए तो ये ग्रेनेड्स कहीं भी बाढ़ ला सकते हैं, और इसकी एक झलक हमने मूवी में देखा ही था। और मे भी ये ग्रेनेड्स हमें एमसीयू में आगे और भी देखने को जरूर मिलेंगे। नंबर 7 में है एबोनी ब्लेड। तो इटर्नल्स मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने जो स्वॉर्ड देखा था वो असल में एबोनी ब्लेड है। तो अगर बात करें इसकी पावर्स के बारे में, तो ये ब्लेड किसी भी ऑब्जेक्ट को काट सकती है एक्सेप्ट सम एन्चेंटेड वेपन्स और एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग मेटल्स लाइक वाइब्रेनियम और एडमेंटियम। और ये किसी भी तरह के मैजिक को डिफ्लेक्ट कर सकती है। और तो और ये स्वॉर्ड अपने यूजर्स को वर्चुअली इमॉर्टल बना देती है, यानी कि इसका यूजर एजिंग की वजह से नहीं मर सकता। एंड ये स्वॉर्ड काफी हद तक थॉर के हैमर से सिमिलर है, क्योंकि इस ब्लेड के पास भी कॉन्शियसनेस है, ठीक जैसे थॉर के हैमर में है। और तो और इसे फेंकने के बाद ये दोबारा अपने यूजर के पास आ जाती है, सेम थॉर के हैमर की तरह ही। और कुछ थ्योरीज तो ये भी बताती हैं कि एबोनी ब्लेड गॉर के नेक्रोसॉर्ड का एक पार्ट है, लेकिन जब तक एमसीयू में हमें इसके पावर्स के बारे में नहीं बताया जाता तब तक हम इस एबोनी ब्लेड के बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। लेकिन अगर एमसीयू में इसकी पावर्स को कॉमिक एक्यूरेट दिखाया गया तो ये एमसीयू का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेपन बन जाएगा। नंबर 6 में है नेमोर का स्पीयर। तो नेमोर का स्पीयर भी वाइब्रेनियम से ही बना हुआ है और ये स्पीयर इतना ज्यादा शार्प है कि ये वाइब्रेनियम से बनी हुई किसी भी चीज को इजीली कट कर सकती है। लेकिन इसके अलावा इस स्पीयर में कोई स्पेशल पावर्स नहीं है। लाइक अगर इसे कंपेयर करें एक्वामैन के ट्राइडेंट से, जहां एक्वामैन अपने ट्राइडेंट की हेल्प से लाइटनिंग चैनलाइज कर सकता है, उसी के साथ साथ एक्वाटिक एनिमल को कंट्रोल भी कर सकता है, वहीं दूसरी तरफ नेमोर की स्पीयर में से कोई स्पेशल पावर नहीं है। इसकी खास बात यह है कि ये वाइब्रेनियम से बनी हुई है। नंबर 5 में है ब्लड स्टोन। तो मार्वल के एक स्पेशल प्रेजेंटेशन में हमें वेयरवुल्फ बाय नाइट देखने को मिला था और इसी में हमें पता चला कि मार्वल के पास उसका एक अलग मॉन्स्टर वर्स भी है और ब्लड स्टोन वहीं से बिलोंग करता है। तो असल में ब्लड स्टोन एक एंशिएंट स्टोन है जिससे मॉन्स्टर्स को कंट्रोल किया जा सकता है और तो और उसका इस्तेमाल करके पूरी की पूरी मॉन्स्टर्स आर्मी खड़ी कर सकते हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना ज्यादा पावरफुल है। और कुछ लोग ब्लड स्टोन को रियलिटी स्टोन समझ रहे थे, तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, तो ब्लड स्टोन का इन्फिनिटी स्टोन से कोई लेना देना नहीं है। इन्फिनिटी स्टोन से एक अलग चीज है और ब्लड स्टोन एक अलग चीज है, दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। नंबर 4 में है 10 रिंग्स। तो 10 रिंग्स को देखते ही बहुत से लोग ऑलरेडी इसके फैन बन गए होंगे। हालांकि कॉमिक्स में ये 10 रिंग्स थी, लेकिन एमसीयू में इसे 10 ब्रेसलेट की तरह दिखाया गया है। तो अगर बात करें इन रिंग्स की पावर्स के बारे में, तो ये रिंग अपने यूजर को वर्चुअली इमॉर्टल बना देती है, उसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, जिससे कि इसका यूजर जबरदस्त अटैक कर सकता है, एनर्जी ब्लास्ट कर सकता है, एनर्जी शील्ड क्रिएट कर सकता है, एक लिमिटेड टाइम के लिए फ्लाई कर सकता है, लॉन्ग जंप्स कर सकता है। और तो और इसे रिंग्स की हेल्प से शांग-ची ने ड्वेलर इन द डार्कनेस को भी हराया था। लेकिन अभी भी हमें एमसीयू में 10 रिंग्स के फुल पोटेंशियल को अच्छे से दिखाया नहीं गया है। लेकिन
हो सकता है कि अपकमिंग मूवीज में हमें इसके और भी एबिलिटीज देखने को मिले। नंबर 3 में है थंडरबोल्ट, जिसे हमने थॉर लव एंड थंडर मूवी में देखा था ज़्यूस को इस्तेमाल करते हुए। तो आप इसके पावर्स का अंदाजा सिर्फ इससे लगा सकते हैं कि जैसे स्टॉर्म ब्रेकर एसगार्ड का मोस्ट पावरफुल वेपन है, वैसे थंडरबोल्ट ओलंपस का मोस्ट पावरफुल वेपन है। तो अगर बात करें इसके पावर्स के बारे में, तो हमें एमसीयू में बस इतना दिखाया गया है कि यह लाइटनिंग क्रिएट कर सकता है, इसकी मदद से टेलीपोर्टेशन किया जा सकता है, जिसे थॉर ने किया था। लेकिन इस वेपन के बारे में मुझे एक बात बहुत अजीब लगी कि इस वेपन को कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। जैसे वैल्करी ने इसके लाइटनिंग पावर को यूज किया था गॉर से लड़ते हुए, और थॉर ने भी इसका इस्तेमाल किया था, और फ्यूचर में ये वेपन हमें फिर से देखने को जरूर मिलेगा। नंबर 2 में है ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड, जिसे हमने थॉर लव एंड थंडर मूवी में देखा था। हालांकि एमसीयू में इसका ओरिजिन तो नहीं बताया गया, लेकिन कॉमिक्स में ये वेपन सिम्बियोट्स के गॉड नल का होता है, जो आगे चलकर गॉर द गॉड बुचर को मिलता है, जिसके बाद वो इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि वो यूनिवर्स के सारे गॉड्स को ही मारने लगता है। और इस वेपन की खास बात भी यही है कि इसका इस्तेमाल करके किसी भी गॉड को मारा जा सकता है, यहाँ तक कि कॉमिक्स में इसका इस्तेमाल करके सेलेस्टियल तक को मारा गया है। लेकिन अगर बात करें एमसीयू की, तो यार मार्वल वालों ने हक दिया। मतलब नेक्रोसॉर्ड का जो रियल पोटेंशियल था वो हमें दिखाया ही नहीं गया, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि गॉर द गॉड बुचर ने इसके पावर्स को अच्छे से इस्तेमाल ही नहीं किया। मतलब लिटरली थॉर 3 बार नेक्रोसॉर्ड के सामने आता है, लेकिन उसे एक खरोच तक नहीं आती। खैर, इसके बारे में बात ना ही करो तो अच्छा है, क्योंकि पुराने जख्मों को कुरेदने से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अभी भी होप है कि हमें नेक्रोसॉर्ड फिर से देखने को जरूर मिलेगा अपने फुल पोटेंशियल में। और अब आते हैं नंबर 1 में। तो नंबर 1 में जो वेपन है वो एक मल्टीवर्सल वेपन है, बुक ऑफ विशांति एंड डार्क होल्ड। अब में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि डार्क होल्ड को तो वांडा ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो हाँ, डार्क होल्ड को वांडा ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन अब वांडा पूरी डार्क होल्ड पढ़ चुकी है और वो रियलिटी मैनिपुलेशन की हेल्प से डार्क होल्ड को फिर से बना सकती है। तो अगर बात करें इनके पावर्स के बारे में, तो ये दोनों बुक्स मैजिकल स्पेल से भरी बुक है, जो अपने मैजिक यूजर्स को स्पेल देती है, जिसकी मदद से इसका यूजर कुछ भी कर सकता है। तो अगर बात करें डार्क होल्ड की, तो इसके ज्यादातर स्पेल्स रियलिटी मैनिपुलेशन से रिलेटेड है, और डार्क होल्ड की वजह से ही वांडा स्कारलेट विच बनी थी। इन द अदर हैंड, अगर बात करें बुक ऑफ विशांति के बारे में, तो ये डार्क होल्ड के जस्ट ऑपोजिट है। ये अपने यूजर को किसी भी तरह स्पेल्स या एबिलिटी को ब्रेक करने में मदद करती है, और बुक ऑफ विशांति से डार्क होल्ड यूजर्स को हराया जा सकता है। और तो और इन बुक्स का इस्तेमाल करके किसी भी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जैसा कि आपको याद ही होगा कि डार्क होल्ड का यूज करके सुप्रीम स्ट्रेंज ने ड्रीम वॉक करके अपने पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और पूरे यूनिवर्स में वो अकेला जिंदा बचा था। और वहीं बुक ऑफ विशांति का यूज करके अर्थ 838 वाले डॉक्टर स्ट्रेंज ने थैनोस को टाइटन में ही मार दिया था। लेकिन इन दोनों बुक्स का एक ही ड्रॉबैक है कि इन बुक्स को यूज करने पर इसका यूजर करप्ट हो जाता है। तो यार फेज 4 में बुक ऑफ विशांति एंड डार्क होल्ड सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन हमें देखने को मिला, और यही फेज 4 के टॉप 10 वेपन्स थे। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने किसी वेपन को मिस कर दिया है, तो कमेंट में जरूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बी नर्ड, बी सेफ, बी ऑसम।